हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री का मॉडल सेट 5 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं या टर्म 2 एग्जाम के लिए। इसमें सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आप सामान्य निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसे शॉर्टकट में बता देते हैं सामान्य निर्देश। तो इसमें कुल अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 7 तक दिए गए। 7 क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन का उत्तर देना और 5 क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं। 10 नंबर इससे प्राप्त होंगे आपको। उसके बाद दूसरा निर्देश इसमें दिया गया कि इसमें 8 से लेकर 14 तक यानी कि 7 क्वेश्चन इसमें भी 3 अंक वाले हैं, जो कि इसमें भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें से 15 नंबर आपको मिलेंगे। और अगला निर्देश है कि 15 से 18 तक जो 4 क्वेश्चन है वह 5-5 अंक के निर्धारित किए गए। इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 15 अंक प्राप्त होते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन पहला है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम था जाहिर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का विरोधी नेता किसे कहा जाता है। तो सी गोपालाचारी को। अगला क्वेश्चन है कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, किसकी प्रसिद्ध कविता। तो ये 6 क्लास के बुक में झांसी की रानी दिया गया, उसकी लेखिका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉयलेट आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था और यह जो है स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नवजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है वह 1527 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 8 नंबर है। तो जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डाले। इसमें जहांगीर के समय में चित्रकला को बताना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 छूट गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इसमें 8 नंबर जो था जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डाले का आंसर। तो इसका आंसर देख सकते हैं जहांगीर कालीन चित्रकला। देखते हैं क्या है। तो मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी जो है वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात और आगारता नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला जो है उसकी स्थापना की थी। और जहांगीर ने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी करने की जो है पद्धति को समाप्त किया और इसके स्थान पर छवि चित्रों प्राकृतिक दृश्यों की पद्धति को अपनाए। इसमें थर्ड पॉइंट है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों में जो वह फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे। और फारूक बेग ने जीबापुर के शासक सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। लास्ट पॉइंट इसमें कि जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा कुशल पारक ही था और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी व्यवस्था से क्या समझते हैं। इसमें बताना है कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या होता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं महालवाड़ी व्यवस्था हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है गंगा के दोआब में, पश्चिमी प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब के जमींदारी प्रथा का एक नया और संशोधित रूप जो है वह प्रस्तुत किया गया था, जो कि महालवाड़ी व्यवस्था कहलाया। और इस व्यवस्था में जो है मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या फिर जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखिया के साथ जो है किया जाता था, जो कि सामूहिक रूप से उस गांव या फिर महाल मालिक होने का दावा करते थे। आगे इसमें देखते हैं। तो आगे है कि महालवाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग समय में जो है मालगुजारी का फिर से निर्धारण किया जाता था। इसे ही महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इसमें बताना है कि दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह जो चलाया गया था उसका क्या अभिप्राय है। इसमें दांडी यात्रा को उद्देश्य बताना था। तो पहला उद्देश्य था कि गांधी जी ने नमक पर लगाए गए प्रतिबंध जो थे उसके खिलाफ लोगों से नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया था। गांधी जी का उद्देश्य पहला था कि नमक कानून को तोड़ना है।
नमक सरकार के द्वारा ही बनाए जाने के कारण उसे महंगे दाम पर बेचा जाता था और कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था। यह कानून बना दिया गया था सरकार के द्वारा। और गांधी जी का दूसरा उद्देश्य यह था कि गांधी जी ने बढ़ते करों के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ा था, यानी कि दूसरा उद्देश्य क्या था कि कर को घटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। तो इसका उत्तर देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया था और मुस्लिम लीग का नाम जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। यह एक राजनीतिक समूह था मुस्लिम लीग जो है, जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन जो कि 1947 से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया था कि मुस्लिम राष्ट्र की मांग किए थे उन लोगों ने कि अलग राष्ट्र बना दिया जाए। मुस्लिम नेताओं विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का भय जताया कि स्वतंत्र होने पर भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व रहेगा। इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग को जो है बार बार दोहराया और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसमें बताना है वीर कुंवर सिंह कौन थे या उनका क्या योगदान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1977 को हुआ था, जो कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और महानायक भी थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी जो है बापू कुंवर सिंह कौशल सेना नायक थे और इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए वो जो है वह जाना जाता है। और लास्ट पॉइंट इसमें कि वे राजपूत समाज से थे और वो राजपूतों की जो है वह उज्जैन शाखा से मतलब एथी करते हैं, आते हैं उससे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जिसमें पांडुलिपि कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि मुगल दरबार में पांडुलिपि का निर्माण का जो प्रक्रिया था, तो पहला प्रक्रिया था कि कागज़ बनाना होता है। दूसरा है कि सुलेख तैयार करने वाला जो कि सुलेखा कहलाता था, सुलेख तैयार किया जाता था। और तीसरा में जो है वह पन्नों को चमकाने के लिए जो है कोफ्तकार को खोजना पड़ता था, कोफ्तकार की ज़रूरत पड़ती थी। और सुंदर दृश्य और चित्र बनाना इसके बाद की प्रक्रिया होती थी। और फिर है जो पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी जो है वह बढ़ाई की जाती थी, बढ़ाई का कार्य करने जो कि जिल्दसाज करता था। तो इस तरह यह प्रक्रिया था कुछ। अगला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसमें बताना है कि नेहरू रिपोर्ट क्या था। तो इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, यानी कि संविधान की मांग की जा रही थी। तो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत यह रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट है उसे अंग्रेजी सरकार के भारतीयों के लिए संविधान बनाने के आयोग बताते हुए चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया था। सशक्त प्रत्युत्तर था और जवाहरलाल नेहरू जो है वह इसके सचिव थे। तो यह नेहरू रिपोर्ट था। अगला क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में, जिसमें कि 15 नंबर है 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें 1857 की क्रांति के कारण बताना है। तो इसका आंसर जो आप लोग दूसरे तरीके से लिखिएगा जो कि मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बताना है कि 1857 की जो क्रांति थी वह क्या है। उसके बाद इसमें जो मेन कारण बताना है वह इस तरह नहीं बताना कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण। इसमें कुछ दूसरे तरीके से बताना जो कि इस वीडियो में देख सकते हैं आप। तो इसमें 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहम और बड़ी घटना थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुई थी, जो कि धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध के आदि के स्थानों पर फैल गई। मेरठ में जो हुआ था, मेरठ की छावनी में हमला हुआ था, उसके बाद सभी के स्थान पे फैल गया। तो इसमें जो कारण लिखना है वह कुछ इस टाइप का है। 1857 की क्रांति के जो कारण है, पहला कारण है कि लॉर्ड डलहौजी की नीति, जो उसका नीति था, इसमें राजनीतिक आर्थिक कारण नहीं लिखना है।
इसमें लॉर्ड डलहौजी का जो नीति था उसके बारे में बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी के नीति के कारण जो है वह झांसी, कानपुर, लखनऊ, अवध रियासतों में राजाओं ने विद्रोह किया और हड़प नीति के साथ साथ राजाओं के उत्तराधिकार, पेंशन, राजकोष पर निर्णय अंग्रेजों के द्वारा लिए जा रहे थे, जिसके खिलाफ रियासतों में विद्रोह की सुदबुगाहट जो कि संकेत है मिल रहे थे। यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण इसमें कि किसान, जमींदार, बंदोबस्त, मारवाड़ी जैसे कर वसूलने के तरीकों से जो परेशान थे किसान लोग। इस क्रम में जो है किसान, महाजन, साहूकार के कर्जदार हो गए थे और किसानों में इनके प्रति जो है रोष बढ़ गया था। इसका अगला कारण जो है वह है कि समाज का एक वर्ग 1833 के बाद जो है ईसाई धर्म का प्रचार, अंग्रेजी शिक्षा प्रसार एवं बेंटिक के सुधारवादी कार्य जो कि सती प्रथा पर का रोक था, बाल विवाह पर प्रतिबंध इत्यादि से जो है लोग नाराज चल रहा था, जो सिपाहियों के साथ साथ शामिल हो गए थे। अगला कारण इसमें लास्ट है कि 1857 के विद्रोह में मजदूर एवं आदिवासी बेगारी प्रथा और वन कानून के खिलाफ जो है संगठित हो रहे थे और विद्रोह कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है हमें। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की जो है मांग कर दी मुस्लिम लीग के द्वारा। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। और 24 दिसंबर 1947 को संविधान के परिवर्तन ने विचार किया था और संकल्प के संविधान के निर्माण की समस्याओं के संबंध में संबंधित कार्य में परिवर्तन किए थे। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे का दर्शन की झलक थी। अब हम लोग देखते हैं इसके कार्य जो है। तो इसमें पहला है कि इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो है सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया संविधान के द्वारा। और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। इसमें बताना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था उसमें कौन कौन से विभिन्न चरण थे। तो इसे शॉर्ट में समझ लीजिए। पहला जो चरण था वह था चंपारण खेड़ा आंदोलन जो कि 1917-18 में हुआ था। उसके बाद रोलेट एक्ट के कारण जो है वह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। फिर चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। फिर जो है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च शुरू किया गया। उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। यही प्रमुख चरण है इसमें, इसी को बताना है इसमें। तो इसका उत्तर देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। इस आंदोलन की अनौपचारिक शुरुआत जो है 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना के ही साथ हो गया था। और फिर आगे जो है बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला अर्थ जो था 1917 में स्टार्ट किए थे सत्याग्रह। उसमें चंपारण सत्याग्रह जिसमें कि नील की खेती को लेकर यह छेड़ा गया था सत्याग्रह। और अहमदाबाद में जो है इसके बाद हुआ था जो कि मिल मजदूर को लेकर हुआ था, जो कि मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच मार्च में 1918 को प्लेग बोनस पर यानी कि प्लेग जो फैलता है चूहे से बीमारी, उसका बोनस देने की बात की गई थी जो कि किसानों को नहीं मिल रहा था। तो प्लेग बोनस पर गुजरात में मजदूरों को मालिक की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जो कि कालांतर में बंद कर दिया गया था। और उसी के लेकर महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन छेड़ा गया था, जिससे उनको जो है बोनस वापस से फिर से मिल गया। फिर अगला हुआ था कि खेड़ा में जो फसल हुआ था वह बर्बाद होने के कारण भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। जो कि कर देने से लोग इच्छुक नहीं थे, तो किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया था और मालगुजारी माफ़ करने की मांग की गई थी। अगला इसमें आया था रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो है वह जनता की साधारण स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष जो है वह कुठाराघात था तथा अंग्रेजी सरकार की बर्बर तथा
जारी नीति के स्पष्ट प्रमाण था। रोलेट एक्ट को भारत की जनता जो है वह काला कानून का कर आलोचना करती है। अगला इसमें जो था अंग्रेजों के अत्याचार के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरू कर दी थी। और फिर था कि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सोवियत जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, बागडोर संभालनी पड़ी। उसकी शुरुआत कर दी महात्मा गांधी ने। और अगला महात्मा गांधी द्वारा 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता को समूल उखाड़ फेंकने के लिए, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन दिए थे उसे भारत का कोई जो वह वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें बताना है जो उपनिवेशवाद भारत में आए तो उसमें भारतीय समाज, ग्रामीण के समाज जो थे उन पर क्या प्रभाव पड़े। तो इसका आंसर है उपनिवेशवाद का अर्थ हम लोग देख लेते सबसे पहले। तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी समृद्धि एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों की साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों के परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद जो है कहलाता है। इनके जो प्रभाव थे उसे देख लेते हैं हम लोग एक एक कर। तो उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत में ने आधुनिक विचारों को जाना। उपनिवेशवाद एक स्थिति विरोधाभास की स्थिति थी। इस दौर में जो है भारत ने पाश्चात्य उदारवाद और तथा स्वतंत्रता को आधुनिक रूप में जाना। इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी की जो कि ब्रिटेन उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। दूसरा प्रभाव जो है ब्रिटिश नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत में से धन का निकासी था, जो कि भारत से ले जा रहे थे कच्चा माल और उधर से बनाकर वापस भारत में लाते थे और महंगे दामों में बेचते थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कोई संदेह नहीं है कि मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन भारतीय कारीगरों ने भारतीय और यूरोपीय खरीदारों की मांगों को पूरा करने के लिए थोक में माल का उत्पादन किया और कई शहर या व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। तो यह प्रमुख इसके जो है प्रभाव थे। इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है कि भारत सचिव तथा भारत गृह लेखा आयुक्त के कार्य को बनाए रखने के लिए भी संक्रमणीय प्रावधान बनाए गए। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहलाया। प्रथम इसमें जो था उल्लेख करना है, इसमें प्रथम जो उल्लेख करना है प्रावधान, वह प्रथम प्रावधान है कि इसके द्वारा भारत, पाकिस्तान तथा भारतीय रियायतों में अंग्रेजी सत्ता समाप्त हो गई और इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख जो है वह बना दिया गया। अगला इसमें कि इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे जो कि भारत और पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे। अगला था कि बंगाल तथा पंजाब दो प्रांत बनाए जाने का जो है प्रस्ताव किया गया और पाकिस्तान को मिलने वाली क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। अगला जो था भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम की अधिराजस्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो लोग छोड़कर चले जाएंगे और प्रत्येक डोमिनियन के लिए अलग अलग जनरल गवर्नर होंगे और उसे जो है महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो कि डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस तरह यह मॉडल सेट समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।